सो अब हम मॉड्यूल 3 की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। पहले मॉड्यूल में हमने बैलेंस शीट से रिलेटेड चीजों को पढ़ा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड चीजों को पढ़ा, फिर हम आए तो बैलेंस शीट डेट एडजस्टमेंट्स के बारे में पढ़ा और उसके दो मॉडल टेस्ट पेपर आप ऑलरेडी दे चुके हैं। नाउ आज से हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वेरी स्पेसिफिक मॉड्यूल है, जो कि केवल और केवल हम इस मॉड्यूल में इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन। और जब हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, सो आप सभी को पता होगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है। स्टॉक जो आपके पास है, जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास होता है, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। सो हम केवल इसको नॉर्मल तरीके से नहीं पढ़ेंगे, काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सर इसको पढ़ने के बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा? पहला ऑब्जेक्ट आपका होगा, एक आपको 30 MCQ का, 30 नहीं तो 20 MCQ जो भी होंगे इसके अंदर आपको उसका टेस्ट देना होगा। जी सर। और सेकंड, इसका भी एक असाइनमेंट होगा, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। स्पेसिफिकली जो सीपीए की एग्जाम देते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही ज्यादा एरिया इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूएस सीपीए में फार सब्जेक्ट प्लस ऑडिट सब्जेक्ट में, दोनों में इसका रिलेवेंस है। तो इस मॉड्यूल को फिनिश करने के लिए हमें 4 क्लासेस लगेंगी, 4 आवर्स। तो 4 घंटे के अंदर हम इन्वेंट्री वैल्यूएशन के काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मैं ऐसा अज्यूम करूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता इन्वेंट्रीज के बारे में, नथिंग। आप कुछ भी नहीं जानते। आप अगर पहले से जानते हो तो आपके लिए ओवरलैपिंग होगा, बट यू विल लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। चलिए, तो सर इन्वेंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो इन्वेंट्रीज हमारा क्या है? अनसोल्ड गुड्स। जो हमारा गुड्स अनसोल्ड होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेंट्रीज बोलते हैं। तो अनसोल्ड गुड्स, आप मुझे बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किन दो जगह पर आता है? पहले तो आप ये डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग बताइए मुझे, डेबिट और क्रेडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मुझे आप लोगों का खुद का नॉलेज भी चेक करना है कि आप लोगों को पहले से कुछ पता है कि नहीं। सो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि सर ये डेबिट और क्रेडिट होता है, कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है। लिखते जाना है आपको, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक से समझना है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिख रहे हैं, लेकिन परफेक्शन किसी ने नहीं लिखा है। परफेक्ट आंसर नहीं है। परफेक्ट आंसर तो सर ये होना चाहिए कि सर एक तो ये होता है हमारा करंट स्टॉक। जी सर। करंट एसेट है ना, सॉरी। ये हमारी करंट एसेट्स होती है जो कि बैलेंस शीट में आती है, तो कई बच्चों ने लिखा है। ये होती है सर डेबिट साइड। और अनसोल्ड स्टॉक को अगर हम बात करें तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते थे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते थे सर। ये तो हम इंडियन अकाउंटिंग में बात कर रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनली ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता बेटा। इंटरनेशनली आप अगर देखेंगे तो आपको कोई ट्रेडिंग अकाउंट देखने को नहीं मिलेगा। तो इंडियन स्टूडेंट इस बात को तो भूल जाइए, यहां से डिलीट कर देता हूं कि देयर इज एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न इन ए ट्रेडिंग अकाउंट, बट हमने नॉलेज के लिए सीखा। सर अनसोल्ड गुड्स जो है फॉर अ कैलकुलेशन ऑफ, जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आता है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कैलकुलेशन में इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब सर अगर हमने परचेज किया $50,000 और इस $50,000 में से हमने 50% गुड्स को सोल्ड कर दिया, 40% गुड्स को सोल्ड कर दिया, तो इसका मतलब सर हमारे पास 60% क्या है? अनसोल्ड है ना। तो सर 20,000 इज सोल्ड और 30,000 अनसोल्ड। तो इस 20,000 को, जो सोल्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स। जी सर। और जो 60% अनसोल्ड है वो हमारा क्या है? इन्वेंट्री है। तो अगर मैं आपसे एक जनरल एंट्री पूछूं, आपने परचेस के टाइम एक एंट्री पास करी, परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 टू अकाउंट्स पेबल, है ना। जी सर। अकाउंट्स पेबल हमने 50,000,
अब आउट ऑफ दैट 40% गुड्स हमने सोल्ड कर दिया, तो हमारे पास अभी भी कितना गुड्स बचा हुआ है? 30,000। अगर मैं आपसे यहां पर एक जनरल एंट्री पूछना चाहूं, जनरल एंट्री आप क्या करेंगे? अगली जनरल एंट्री मैं जानना चाहता हूं। जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे बताना है कि हमें हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन 30% करना है, क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? हमारी बैलेंस शीट डेट आ चुकी है, 40% गुड्स हम सोल्ड कर चुके हैं, 60% गुड्स हमारे पास रिमेनिंग है, तो आपको एक जनरल एंट्री पास करना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट कर देना चाहिए, जो कि 20,000 होगा। और क्योंकि अब आपका स्टॉक बच गया है, तो इन्वेंटोरी, जो इन्वेंट्री होगा वो 30,000 हो जाएगा, और टू परचेज। क्या आप में से सबको ये पहले से एंट्री आती थी? नहीं आती थी तो बता देना कि सर नहीं, हमने तो सीखा है, आज ही सीखा है ये। बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री है, क्योंकि कि 50,000 में से हमने अगर 20,000 सोल्ड कर दिया है, तो उस परचेज को हमने क्रेडिट करके सीओजीएस को डेबिट कर दिया, और इन्वेंट्री में हमने ट्रांसफर कर दिया 30,000। क्या नया एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए ये? हो सकता है नया एक्सपीरियंस, होना भी चाहिए, कई बच्चों के लिए होना चाहिए। अगर पहले से आता था तो बहुत अच्छी बात, नहीं आता था तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तो मैं आपसे आगे पूछूंगा ना फिर। यहां तक सभी को क्लियरिटी है? मैं थोड़ा सा आपसे एग्जाम्पल डिफरेंट देता हूं आपको। एग्जाम्पल जो आपको डिफरेंट मिलेगा, अब गुड्स मैंने बाय किया है 1,20,000 का, इसमें से 40% गुड्स सोल्ड किया है मैंने 20% प्रॉफिट लेकर, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। मुझे सारे ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्रीज बताना है। इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, सिर्फ इसकी मुझे जनरल एंट्री बताने की, सर क्या क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की। कि 120 का गुड्स बाय किया, 40% गुड्स सोल्ड, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। हमने प्रॉफिट जो लिया है कॉस्ट पे 20% लिया है। हाँ, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू सीओजीएस होता है। तो सर जब हमने गुड्स बाय किया, तो जल्दी लिखिए, फटाफट आंसर लिखना है। आप लोगों का पार्टिसिपेशन इज वेरी एसेंशियल, बिकॉज जब आपसे बहुत सारे एमसीक्यूज और असाइनमेंट कराए जाएंगे, तो आपको ये इसके ऊपर पूरा आना चाहिए। तो सर सबसे पहले यहां पर एंट्री होगी परचेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट्स पेबल। ठीक है सर, तो परचेस हो गया आपका 120। ठीक है। आउट ऑफ दिस 40% गुड्स सोल्ड ऑन अ 20% प्रॉफिट, तो 40% सोल्ड कर दिया गया। तो सीओजीएस अकाउंट डेबिट, जो कि 40% सोल्ड किया ना, तो 48,000। इन्वेंट्री डेबिट करें हम 60%, 0.60। और टू टू क्या करें? परचेस। ठीक है, सब कुछ समझ में आ गया सर जी। मैं 120 समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे एक और है। जो सेल करा उसकी जनरल एंट्री कितने अमाउंट से होगी? अच्छा, मैंने फिगर गलत लिख लिया शायद। 120 का सही तो है। 40% गुड सोल्ड किया, तो 120 का 40% कितना होता है? क्या मेरा मैथ्स गलत है क्या? सही तो है। अरे वो तो प्रॉफिट पे बेचा, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या प्रॉफिट पे जाएंगे क्या? अब सेल्स की एंट्री करना है, 40% गुड सोल्ड ऑन 20% प्रॉफिट, मतलब इस 48 पे 20% प्रॉफिट लिया है, तो इंटू 1.20, ये हमारा सेल्स है। दिस इज अवर सेल्स, तो ये बन जाएगा आपका अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट डेबिट टू, टू क्या, टू सेल्स।
सबको ये ट्रांजेक्शन आ जाना चाहिए। कोई दिक्कत? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो? 57,600 कैसे आया? 48,000, 40% गुड्स 20% प्रॉफिट पे बेचा गया ना, तो 48 का 20% निकालो। 9,600 इसको 48 में जोड़ दो, कितना आता है? 57। तो हम सर एक यहाँ पर सिंपल सा रूल बना सकते हैं, जो हमें पहले से पता होना चाहिए। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। ये हमारा एक सिंपल सा रूल है जो हमने सीखा है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। चलिए, अब अपने को और ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है। सर ये तो हम पहले से जानते थे, अब असली कहानी यहां से शुरू होगी। इसका मतलब सर, जब कभी भी हम बात करें सेल्स की, गुड्स की, तो हमें ये बात समझना है कि सर गुड्स के कारण बहुत सारे अकाउंट इफेक्ट हो सकते हैं। अकाउंट्स पेबल इफेक्ट हो सकता है, अकाउंट रिसीवेबल इफेक्ट हो सकता है, सेल्स और परचेस और सीओजीएस, ये सारे अकाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के कारण इफेक्ट हो सकते हैं। अब अगर इसमें से कुछ फिगर दे दिए तो मिसिंग फिगर निकाल पाएंगे आप? यस और नो? अगर मैं कुछ इसमें से अमाउंट मिस कर दूं इधर उधर, तो आपको थोड़ा बहुत मैथ्स आता होगा कि यस सर, अगर आप इसमें से कुछ फिगर मिसिंग कर देंगे तो डेफिनेटली वी विल टेक केयर। हमें 11th 12th जैसे नहीं सोचना है। सबसे पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है मोहसिन, कि हमें 11th 12th से बाहर आना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कि आप लोग 11th 12th से बाहर आ पाते हैं कि नहीं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, और आप अपने कैलकुलेटर बेटा उठा लीजिए। यहां मैंने आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दे दिया है। आप सभी समझते होंगे अकाउंट रिसीवेबल का मतलब क्या होता है। डेटर्स 90,000। क्लोजिंग बैलेंस भी आपको मैंने दे दिया है। क्लोजिंग बैलेंस मैंने आपको दे दिया 150। और मैंने कस्टमर से कैश कलेक्शन दे दिया है, कि कस्टमर से मुझे कैश कलेक्शन हुआ 2,50,000 का। ठीक है जी सर। अब मेरे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 50,000 का। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है मुझे $90,000 का। ये सब डॉलर्स में फिगर है। ठीक है, आपने दो चीजें बतानी है, सीओजीएस और परचेस, बस इतना बताना है। ये दो फिगर आपको रिवर्स कैलकुलेशन ढूंढ ढांड के निकाल के बताना है मुझे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, कलेक्ट क्लोजिंग बैलेंस और कस्टमर से कैश कलेक्ट हुआ है ना। और यहां मैं एक चीज और डाल रहा हूं, जो 20% प्रॉफिट ऑन सेल्स है। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है अगले 2 से 3 मिनट के अंदर करने के लिए, जो भी स्टूडेंट को बहुत अच्छा आता हो। अब देखिए, आपको यहां पर दो चीजें पूछी गई हैं, सीओजीएस और परचेस। और पूरे क्वेश्चन में देखो ये कहीं नहीं है, ना सीओजीएस दिख रही है ना परचेस दिख रही है। दिख क्या क्या रहा है, एक अकाउंट रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस दिख रहा है, क्लोजिंग दिख रहा है और कलेक्शन दिख रहा है। तो ये चीजों में फिगर दिख रहे हैं पहले। तो मुझे बताओ कि इस फिगर से हम क्या निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि कस्टमर है, आपको उससे ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 90,000, तो आपने अगर उसको कोई सेल करी होगी तो ऐड करेंगे। इस बात को सभी को समझ में आता है, सेल्स। जी सर, अगर क्वेश्चन में हमने उनको कुछ सेल किया हो तो हम उसको ऐड करेंगे।
और कुछ उससे कलेक्शन मिल गया तो लेस कलेक्शन। हम्म। कलेक्शन को माइनस करेंगे सर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जो कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। बताओ सेल्स कितनी आएगी रिवर्स कैलकुलेशन करके। रिवर्स कैलकुलेशन करके सेल्स अब यहां से। तो सर ये प्लस कर दें, ये माइनस कर दें, तो आ जाएगी। इतना समझते हैं कि नहीं मैथ्स, कि अगर इसमें ये प्लस कर दें 250, माइनस कर दें 90, तो 3,10,000 इज सेल्स। आप करके देख लो। 290 प्लस 310 माइनस 250 इज इक्वल टू 150। क्या कस्टमर अकाउंट बनाना आ जाएगा आपको प्लस माइनस करके। ओपनिंग बैलेंस 90 था, क्लोजिंग बैलेंस 150 था, कलेक्शन दिया था, तो बीच में निकल के आ गई सेल्स। अब अगर इस सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट है, तो सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो क्या आता है। जल्दी बताओ, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो उसको बोलते हैं COGS। तो क्वेश्चन में 20% प्रॉफिट दिया हुआ है सेल्स के ऊपर। तो सर 3,10,000 का 20%, तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना हो तो -62। 248 हमारी क्या आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मिल गया सर। कितने बच्चों का 248 सही था बेटा। रेज योर हैंड। समझ में आ गया सभी को। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, प्लस क्लोजिंग स्टॉक दिया और COGS दे दिया है। तो आप क्या करते थे, यहीं पे लिख देता हूं, ओपनिंग में ऐड करते थे परचेस, लेस करते थे क्लोजिंग, है ना। तो इसको हम ऊपर कर लेते हैं। तो क्या आ जाता था, COGS आ जाता था। तो क्वेश्चन में COGS तो आप निकाल चुके हैं, यहां रख दीजिए 248। ये निकाला ना आपने यहां से। तो सर 248 प्लस 90 माइनस 50 कर दें तो परचेस आ जाएगा रिवर्स कैलकुलेशन करके, +90। जिन्होंने इस क्वेश्चन को कर दिया वो ईमानदारी से हाथ कर देंगे, सर हमने दोनों सही कर दिए थे। ईमानदारी से दोनों सही होना चाहिए। रोहित कुमार, जैस्मीन, आशीष शर्मा, सिकंदर। मैं दोनों की बात कर रहा हूं सर, अपने से सेल्फ सिंपैथी नहीं रखना कि सर मैंने ये सही कर दिया था। मेरे को दोनों की बात कर रहा हूं मैं। अल अमीन। 4 स्टूडेंट केवल, 4 स्टूडेंट ने दोनों सही किए थे आउट ऑफ 78 स्टूडेंट्स। तो 74 स्टूडेंट ने सही क्यों नहीं करा था, उसका क्या रीजन है। ये भी तो पता करना है ना हमें। हमें सिर्फ मुझे थोड़ी पढ़ाना है, मेरे को तो पहले से सारी चीजें आती है। क्या रीजन, व्हाट वाज द रीजन। क्या हम कहीं ना कहीं अकाउंट रिसीवेबल से ये अपरिचित ही नहीं कि अकाउंट रिसीवेबल से सेल्स निकल सकती है। आर यू अवेयर अबाउट दिस, और ये आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था। आई नीड फीडबैक फ्रॉम ऑल ऑफ यू। मैंने लिखा था वहां प्रॉफिट ऑन सेल्स। अश अभी क्लियर है सभी को। अब मैं अगर आपसे इसी प्रकार का एक क्वेश्चन अभी पूछूं तो क्या आप दोबारा कर पाएंगे। सिमिलर काइंड ऑफ फिगर चेंज करके अगर मैं आपसे राइट नाउ एक क्वेश्चन दूं तो कॉन्फिडेंटली आप कर पाएंगे, ऐसा मैं मान के चलूं। चलिए, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं, जब CPA बच्चे पढ़ते हैं तो ये जो बैलेंसिंग फिगर को बोलते हैं स्क्वीज। क्या बोलते हैं, स्क्वीज। ये वर्ड आपको देखने को मिल सकता है जब आप
प्रैप करेंगे अपनी मेन करिकुलम की। तो सर इसका मतलब हमारे दिमाग में दो चीजें क्लियर हो जाना चाहिए कि इन्वेंट्री अकाउंट से क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। जरा बताओ, अगर इन्वेंट्री अकाउंट से क्या क्या चीजें निकल सकती हैं, दो दो चीजें क्या क्या निकल सकती है, ये भी तो सीखना है ना हमें। हमको दिमाग में हमेशा दो चीजों को फिगर आउट करना चाहिए। क्या? कि सर इन्वेंट्री अकाउंट से हम एक तो सीओजीएस निकाल सकते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट से हम परचेस निकाल सकते हैं, और अगर हम सीओजीएस में प्रॉफिट को जोड़ दें तो हम सेल्स निकाल सकते हैं। ये बात अच्छा, क्या इसके अलावा कुछ और निकाल सकते हैं क्या, मुझे बता दो। या तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक होगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक होगा, सीओजीएस होगा, परचेस होगा, प्रॉफिट होगा, सेल होगा। सेल नहीं निकल सकती, ये बात भी श्योर है। सेल कब निकलेगी? सेल कब निकल सकती है? ओनली व्हेन सीओजीएस के साथ आपको क्या गिवन हो, प्रॉफिट का परसेंटेज गिवन हो, अदरवाइज आप सेल्स नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपको प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं पता। ये बात आपको इन्वेंट्री अकाउंट से, इन्वेंट्री अकाउंट बोला मैं, ऐसे ही एआर से क्या क्या निकल सकता है, चलो एआर से क्या क्या निकाल सकते हैं आपको लिखना है। आप 11th 12th में पढ़ते होंगे ना, अकाउंट रिसीवेबल से क्या क्या निकाल सकते हैं, जरा मेंशन करो। सेल्स। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं सेल्स, लेकिन सेल्स के साथ में एक वर्ड और लिख रहा हूं, ओनली क्रेडिट सेल्स। क्या मैं यहां से कैश सेल्स पता कर सकता हूं क्या? नेवर। बेटा अकाउंट रिसीवेबल में हमेशा क्रेडिट सेल्स आती है, तो आप कभी भी कैश सेल्स के बारे में पता नहीं कर सकते। तो हमको अज्यूम करना पड़ेगा, जो हमारी अगर क्वेश्चन में कैश सेल्स नहीं गिवन है, तो हम एक सिंपल सी बात लिखें, अगर क्रेडिट सेल्स प्लस कैश सेल्स को जोड़ दें तो वो क्या होती है? टोटल सेल्स। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि टोटल सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करें या क्रेडिट सेल्स में से माइनस करेंगे प्रॉफिट, तो सीओजीएस निकलेगा। टोटल सेल्स में से या केवल कैश सेल्स में से? टोटल सेल्स में से। तो एक तो आपने बोला सेल्स से, और क्या निकल सकता है? कलेक्शन निकल सकता है। और क्या निकल सकता है? बैड डेब्ट्स निकल सकती है। और कुछ? सेल्स, कलेक्शन, बैड डेब्ट्स और ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो इसके गिवन ही होंगे। तीसरा हम यहां लिख रहे हैं अकाउंट्स पेबल। अकाउंट्स पेबल से क्या क्या निकल सकता है? परचेस। कौन सी परचेस? क्रेडिट परचेस। और पेमेंट टू सप्लायर। और ओपनिंग और क्लोजिंग तो निकल ही सकता है अगर निकालना हो तो। इसके अलावा कुछ और निकाल सकते हैं क्या? अब आप एक बात सोचो, अगर मेरी परचेस निकल जाए और मेरे पास ओपनिंग और क्लोजिंग गिवन हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं? ओपनिंग प्लस ओपनिंग, क्लोजिंग और परचेस हो तो मैं क्या निकाल सकता हूं? सीओजीएस। और सीओजीएस के ऊपर अगर प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो मैं क्या निकाल सकता हूं? सेल्स। तो सेल्स के कारण मैं इन्वेंट्री के बैलेंसेस को भी बता सकता हूं। तो आपको यह बात समझ में आना चाहिए कि सर इन्वेंट्री, एआर और अकाउंट्स पेबल के अंदर मिक्सचर करके कुछ भी प्लस माइनस करके हमें निकालने के लिए एग्जाम डे पर रेडी रहना चाहिए। इज इट क्लियर? क्या मैं इस चीज को अब आपके दिमाग में परमानेंटली स्टिक कर पा रहा हूं कि अब जब कभी भी आप एग्जाम में कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देखेंगे तो आपके दिमाग में ये चार अकाउंट हमेशा क्लिक होना चाहिए: इन्वेंट्री अकाउंट्स, सेल्स अकाउंट्स, परचेस अकाउंट और अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल। इसके अलावा और कोई अकाउंट्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अगर इसके बाद भी आप स्ट्रगल करते हो, क्या सर हम अकाउंट्स पेबल से सेल्स निकाल सकते हैं? अगला क्वेश्चन एक आया है, अकाउंट्स पेबल से कौन बताएगा? बिल्कुल निकाल सकते हैं। सोचिए अकाउंट्स पेबल से आप क्या निकाल सकते हैं?
तो मैं यहाँ पे एक अकाउंट्स पेबल का लेजर बनाता हूं। लेजर यानी टी शेप अकाउंट। अब आप सबको टी शेप अकाउंट आता होगा बनाता, बचपन में आप ऐसा लिखते थे पर्टिकुलर। अभी मैं एक्सेल में कर रहा हूं तो अमाउंट, और आपके लिए ऐसा एक लेजर मैंने बना दिया छोटा सा। ऐसे में तीन चार लेजर बनाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे पूरा डिटेल में आपको समझाना है। क्योंकि आपको मुझे मुझे आपसे इसमें 100% मार्क्स चाहिए इसके एमसीक्यूज में, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अकाउंट्स पेबल को ओपनिंग बैलेंस किस साइड लिखें, ये डेबिट साइड है ये क्रेडिट साइड है? बताओ कहाँ लिखना है। ओपनिंग बैलेंस हम हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं, है ना? जी सर। और क्लोजिंग बैलेंस हम अपोजिट साइड लिखते हैं, आपको सबको पता होगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको यही नहीं पता, तो बेटा फिर वो 11th क्लास को दोबारा एक बार पढ़े, लिटरली। ओपनिंग और भी। अब मुझे बताओ पेमेंट किस साइड लिखेंगे, मुझे पेमेंट करना है। मैंने अकाउंट रिसीवेबल को पेमेंट करा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, बस इतना बता दो आप। मैं सबकी चैट पढ़ रहा हूं, कौन क्या लिख रहा है। डेबिट, तो आपने अगर पेमेंट किया तो आप इस साइड बैंक लिखोगे ना, टू बैंक, उसको आपने पे कर दिया। तो पे, टू बैंक पेमेंट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या निकल कर आना चाहिए बैलेंसिंग फिगर? बैलेंसिंग फिगर आपका निकल कर आना चाहिए क्रेडिट परचेस। ठीक है, बात समझ में आती। अब मैं इस अकाउंट को कॉपी कर रहा हूं, इतने पोर्शन को, और मैं यहां पर इस अकाउंट का नाम दे रहा हूं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? डेबिट, ये इन्वेंट्री है अकाउंट है, डेबिट साइड। तो ओपनिंग बैलेंस, हम ये छोटा सा लेजर बना रहे हैं ना, तो अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो वो यहां पर आ जाएगा, जो भी है। अब मुझे बताओ परचेस यहीं से उठ के आएगी ना, ये वाली परचेस इधर आएगी ना? मैं एरो बना दूं? बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ये वाली जो परचेस है वही आएगी यहाँ पे सर। किसी को कोई डाउट है इसमें? यहाँ पर आप, है ना, ये वाली जो क्रेडिट परचेस है वो यहाँ लिखेंगे आप, परचेस। ठीक है, ये आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, ये क्रेडिट परचेस आपने यहाँ लिखी, और इधर आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। बताओ ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, ये बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? इस तरफ का जोड़ के क्या बैलेंसिंग फिगर आएगा? सीओजीएस। अब इस सीओजीएस को अगर मैं प्रॉफिट जोड़ दूं इसके अंदर, इस सीओजीएस के अंदर, तो वो क्या बदल जाएगी? सेल्स बदल जाएगी। तो अकाउंट्स पेबल से भी हम सेल्स निकाल सकते हैं, पर हमें पहले अकाउंट्स पेबल से इन्वेंट्री अकाउंट में सीओजीएस पता करना पड़ेगा, और सीओजीएस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स निकल के आएगी। क्या मैं ये मान के चलूं कि आपको पूरी बात समझ में आई? अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर हमारी कैश परचेस होती तो फिर क्या हम अकाउंट्स पेबल से पूरी परचेस निकाल सकते? क्या नहीं निकाल सकते, तो फिर हमें कैश अकाउंट की भी जरूरत पड़ेगी। सर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कैश परचेस को हम यहां पर दोनों
ब्रैकेट बनाकर क्रेडिट वाली और कैश वाली परचेज दोनों लिखें। यस, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है, तब इन दोनों को, इन तीनों को जोड़कर आपको क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करके आपको सीओजीएस निकालना। तो ये वाला जो सीओजीएस निकलेगा, इसके अंदर आप प्रॉफिट जोड़ेंगे तो सेल्स निकल के ये टोटल सेल्स कहलाएगी या क्रेडिट वाली कहलाएगी? सर सीओजीएस तो टोटल ही होता है कभी भी, सीओजीएस कभी भी कैश और वो वाला नहीं हो सकता। अब अगर हमने सर सीओजीएस में प्रॉफिट जोड़ के टोटल सेल्स डाल दी, तो इस टोटल सेल्स का हम क्या बाइफरकेट करेंगे? कैश सेल्स और क्रेडिट्स। और क्रेडिट सेल्स उठ के हमारी कहां चली जाती है? अगेन मैं एक अकाउंट बना रहा हूं, उसका नाम होगा एआर अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल। तो जो हमारा एआर अकाउंट होगा उसका भी ओपनिंग बैलेंस होगा। जी सर। अब यहां पर जो सेल्स आएगी वो कहां से आएगी? ये सीओजीएस प्लस प्रॉफिट वाली बात समझ में आती है आपको? तो ये जो आप निकालोगे वो यहां पे लिखोगे आप, सेल्स में ओपनिंग प्लस सेल्स। और कलेक्शन के लिए अगर बाई कलेक्शन नहीं दिया है, यहां सीधे मैं क्लोजिंग बैलेंस लिख दूं, तो सर इसको प्लस करके इसको माइनस करके जो निकल के आएगा बाई बैलेंस, वो जनरली क्या होगा? कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट रिसीव। इज इट क्लियर? अब कितना भी एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करे, अगर आपको ये अकाउंट्स का लॉजिक पता है, आप नहीं घूमेंगे। ये जो हमने पढ़ा अभी ऊपर, ये जो हमने क्वेश्चंस करे, उसके लिए आपको ये लेजर्स के बारे में पूरा पता। तो देखो, अकाउंटिंग एक साइंस है बेटा, लॉजिक। अगर आपको अकाउंट समझना है तो मुझे तो लगता है कि अकाउंट से सरल तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। लिटरली बोल रहा हूं, अकाउंट से आसान दुनिया में कुछ नहीं है। और अकाउंट्स ही दुनिया को घुमाता है। जो पूरी दुनिया में जंग हो रही है, दुनिया में जो भी कांड हो रहे हैं आज की डेट में, वो केवल और केवल अकाउंट्स के कारण ही हो रहे हैं। फाइनेंस, अकाउंटिंग। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, नॉट ओनली ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस, आपकी सक्सेस भी अकाउंट से होकर ही गुजरती। जितना अच्छा आपको अकाउंट्स का नॉलेज होगा, उतना सक्सेसफुल आप होने वाले हैं। इस बात को मैं 100% कह सकता हूं, बिकॉज मैं एक बायोलॉजी स्टूडेंट हूं। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ट्वेल्थ में, 11th 12th तक में मैंने ये चीजें नहीं पढ़ी थी। लेकिन जब मैंने ये चीज पढ़ी तो मैंने साइंस से इसको कंपेयर किया, तो मुझे लगा यार ये बड़ी शानदार चीज। उसके बाद इसकी ब्रांचेस शुरू हो जाती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये सब तभी आप अच्छे से कर सकते हो जब आपका अकाउंट्स अच्छा है। और जिसका अकाउंट्स अच्छा होगा, उसका ऑडिट अपने आप अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अकाउंट्स किस चीज, ऑडिट किस चीज का किया जाता है? ऑडिट किस चीज का करते हो आप? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का, अकाउंटिंग का ही। और अगर आपका ऑडिट अच्छा होगा तो आपका टैक्सेशन भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आप मुझे बताइए कि अल्टीमेटली आप टैक्सेशन किस चीज के ऊपर भरते हो? प्रॉफिट के ऊपर। तो प्रॉफिट आपको कहां से पता चलता है? अकाउंट्स। तो अगर आपने अकाउंट्स को ही अच्छे से नहीं समझा, तो ना ऑडिट ढंग से समझ में आएगा और ना टैक्सेशन आएगा। और फिर जो आपका सपना सीपीए बनने का है, वो अधूरा रह जाएगा। तो अगर मैं दोनों हूं, सीपीए और सीए, तो मैं इसके लिए इसके इसके नॉलेज को सबसे इंपॉर्टेंट रूल। मतलब मुझे अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आया, इसी कारण से मुझे ऑडिट समझ में आया, इसी कारण मुझे टैक्सेशन समझ में आया, और इसी कारण से मुझे फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आता है, और इसी कारण से मुझे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कॉस्ट भी अच्छे। तो एक अकाउंट्स आपको 4 एरिया में महारत दे सकता है। लेकिन फिर आपको इस लेवल पे सोचना आना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, रिवर्स कैलकुलेशन कभी भी पूछा जाएगा आपसे, आप 100% कॉन्फिडेंट रहेंगे?
सर इन्वेंट्री और परचेस अकाउंट में क्या डिफरेंस है? परचेस और इन्वेंट्री अकाउंट में डिफरेंस, परचेस में केवल और केवल परचेस आती है, इन्वेंट्री में ओपनिंग स्टॉक भी आता है, क्लोजिंग स्टॉक भी आता है। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट अकाउंट होता है, परचेस अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंसेस का अकाउंट होता है। सर एआर से बेड डेप्स कैसे आएंगे फॉर्मूला, अभी एआर वाला सेगमेंट हम अभी सीखेंगे। अभी हमने अकाउंट रिसीवेबल वाला सेगमेंट स्टार्ट नहीं किया, अभी हमारा इन्वेंट्री वाला। जिस दिन हम एआर के सेगमेंट को समझेंगे उसमें आपको बेड डेप्स का सेगमेंट भी समझाया जाए। अब आपने आज दो तीन चीजें सीखी छोटी छोटी, क्या अगर मैं आपको इसके बेसिस पे कोई असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको ऐसे बैलेंसिंग फिगर निकालने हो, तो क्या आप मुझे ऐसे लेजर बनाकर भेज देंगे? लेजर, आई वॉन्ट लेजर, वाई? बताओ लेजर ही क्यों बनवा रहा हूं मैं, सीधे बैलेंस क्यों नहीं निकलवा रहा? क्या लॉजिक होगा? व्हाट व्हाट वाज द रीजन कि मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप मुझे लेजर बना के बताइए? क्या लॉजिक है उसके पीछे? दो फायदे होंगे। जब आप लेजर बनाएंगे ना, तो आप जनरल एंट्री सोचेंगे कि सर सेल्स हुई तो क्रेडिट किसको करना है, डेबिट किसको करना है। नहीं तो आप प्लस माइनस तो कर लेंगे, लेकिन आपने प्लस माइनस किया तो आपका जो मेरा सबसे बड़ा पर्पस है जनरल एंट्री। अब आप सोचिए ना बेटा, अगर आपने यहां पर प्लस माइनस की जगह लेजर बनाओगे आप, तो आपको पता होगा कि परचेस अकाउंट को डेबिट करना है किस में, इन्वेंट्री अकाउंट में। तो परचेस को हमने डेबिट किया है, तो ये परचेस डेबिट हुई, तो एट द सेम टाइम अकाउंट्स पेबल अकाउंट में ये क्रेडिट हुई होगी। जो आपने बनाया ना अकाउंट्स पेबल, देखो ये ये क्रेडिट, ये डेबिट। तो जब आप डीआर और सीआर को सीख जाते हो तभी आप सही अकाउंट्स के नॉलेजेबल स्टूडेंट्स बनते हो। नहीं तो जब आप सीपीए में पढ़ने जाएंगे तो आपको प्लस माइनस आ जाएगा, बट आपके क्वेश्चन कई बार गलत हो जाएंगे। तो आज के अभी तक के लेक्चर में हमने इन्वेंट्री, अकाउंट्स पेबल और एआर को सीखा, और इसके बेसिस पर मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। एक ही दूंगा नहीं, दो दे दूंगा, दो असाइनमेंट दूंगा, जिसमें आपको ये करना है, वन और टू में मुझे कंप्लीट लेजर बना के पहुंचाना है। और लेजर थोड़ा बहु बेटी के लक्षण से बना के पहुंचाना। कई बच्चे हैं ना, क्या कुछ बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, वो कॉपी पेन को आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉपी पेन को आप इस्तेमाल करोगे तो आपकी वर्किंग स्टाइल खराब हो जाएगी बेटा। अब जमाना एआई का आ चुका है, कंप्यूटर हाँ आपके पास नहीं है तो आई कैन अंडरस्टैंड, बट है उसके बावजूद कॉपी पेन से अगर भेज रहे हैं तो थोड़ा सा गलत बात है। अब आप बोलोगे सर हमको तो प्रैक्टिस कॉपी पेन में थी, तो आप जॉब करने जाओगे तो वहां ये बोलोगे क्या कि हमको सर घर हमको एक्सेल पे नहीं बैठना है? एक्सेल कैसे चलाना सीखोगे, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना सीखोगे आप? तो आपको लेजर मुझे इसी पर बना के पहुंचाना है, पहली चीज। एक असाइनमेंट आएगा, तो अगला असाइनमेंट, अब अगला हम मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं उसका बेसिक।